जब भी हम भारत के इतिहास में विदेशी व्यापारियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में पुर्तगाली, अंग्रेज और बाकी यूरोपीय देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब किस क्रम में आए थे और क्यों? यही तो सबसे मज़ेदार हिस्सा है। ज़रा सोचिए, स्कूल में याद रखने के लिए हमें पू, अर्ड, डेफ, सिच जैसी ट्रिक सिखाई जाती थी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये ट्रिक आज भी दिमाग में अटकी हुई है। बिल्कुल। और अगर साल देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए, फिर अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और सबसे आखिर में स्वीडिश 1731 में। हर किसी का समय अलग और मकसद भी थोड़ा अलग था। मैं सोचता हूँ, इतने अलग अलग देशों का भारत से आकर्षित होना खुद में कमाल की बात है। मसाले, कपड़ा, व्यापार, हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए था और भारत एकदम सोने की चिड़िया की तरह था। अब जब पुर्तगाली की बात चली है, तो वास्को डी गामा का नाम नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। 1498 में जब वह भारत पहुंचा, तो पूरी व्यापारिक दिशा ही बदल गई थी। कितनी दिलचस्प बात है कि उसने अफ्रीका के उल्माशा अंतरिप का चक्कर काटकर एक नया समुद्री रास्ता खोजा। ये उस जमाने में किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। और फिर सीधे केरल के कालिकट पहुंचना, सोचिए उस वक्त के लिए कितना बड़ा साहसिक कदम था। वहां के हिंदू शासक जमोरीन से मिलना और मसालों की डील करना, यही तो असली कहानी है। मुझे तो अब्दुल मजीद का रोल भी बड़ा दिलचस्प लगता है। एक गुजराती व्यापारी जिसने वास्को डी गामा को मदद दी। शायद ऐसे ही लोकल कनेक्शंस के बिना विदेशी व्यापार भी नामुमकिन था। क्या आपको पता है, वास्को डी गामा ने जब पहली बार मसाले खरीदे, तो वो यूरोप में 60 गुना दाम में बिके। सोचिए कितना बड़ा मुनाफा रहा होगा। हाँ, और शायद इसी फायदे ने पुर्तगालियों को दोबारा लौटने पर मजबूर किया। 1502 में वो वापस आया और यहीं से फैक्ट्री और कोठी बनाने की शुरुआत हुई। बिल्कुल। 1502 में पहली फैक्ट्री, 1505 में दूसरी और 1503 में कोचिन में उनकी पहली कोठी। ये सब पुर्तगाली व्यापार के मजबूत होने की निशानी थी। मगर मसालों की चमक इतनी थी कि बाकी यूरोपीय देश भी धीरे धीरे अपनी किस्मत आजमाने लगे। जैसे डच और अंग्रेज भी मसालों के पीछे ही भारत पहुंचे थे। अभी आपने फैक्ट्री और व्यापार की बात की, तो वायसराय का रोल भी समझना जरूरी है। फ्रांसिस्को डी ओल्मीडा, पहला पुर्तगाली वायसराय, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। उस पॉलिसी का मकसद था समुद्र पर नियंत्रण, मतलब जमीन पर कम, समंदर पर ज्यादा दबदबा। लेकिन अल्बुकर्के के आते ही सब बदल गया। उसने पोर्ट्स और आस पास की जमीनें कब्जाने की रणनीति अपनाई। हर वायसराय का अपना तरीका था और उन्हीं के चलते पुर्तगाली भारत में लंबे समय तक टिके रह सके। यह बात मुझे हमेशा चौंकाती है कि जितनी बार नीति बदली, उतनी ही तेजी से भारत का राजनीतिक और आर्थिक नक्शा भी बदलता चला गया। इतना सब जानने के बाद यही सोच आता है कि यूरोपियों ने भारत पर कितना गहरा असर डाला। व्यापार से लेकर संस्कृति, राजनीति तक हर कोने को छू लिया। सच कहूं तो आज के भारत की कई परंपराएं, खान पान और यहाँ तक कि भाषा में भी उस दौर की छाप दिखती है। मसाले, पुर्तगाली शब्द और अंग्रेजी शिक्षा, सब कुछ उसी वक्त की देन है। और ये सिलसिला 1-2 साल का नहीं, बल्कि सैकड़ों साल चला। भारत की पहचान, उसकी विविधता और उसकी ताकत, इन सब में कहीं न कहीं यूरोपियन दौर की परतें जरूर मिलती हैं। शायद इतिहास का यही जादू है कि जितना गहराई से देखो, उतनी ही नई बातें सामने आती हैं। अगली बार जब हम मसालेदार खाना खाएं या कोई विदेशी शब्द सुने, तो थोड़ा इतिहास भी ज़रूर याद आ जाए।